हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिम्प्लिसिटी क्लासेस। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था अपनी नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसमें आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में क्या क्या हम कवर करेंगे और इस यूनिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक नज़र डाल लेते हैं उस पर। हम सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसकी एप्लीकेशन। फिर इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यूजेस हैं, एडवांटेजेस, मेरिट्स, फंक्शन क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, क्या एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। हम कंपैरिजन देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इस यूनिट को पढ़ने के बाद एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, साथ में मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हमें जब हम ये कवर करेंगे यूनिट 1, उसके बाद पता चलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड, फर्स्ट टॉपिक की साइड, जहां हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम क्या भी बोल सकते हैं, किसके लिए अकाउंटिंग हो रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए, इसे हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किस टाइप की कलेक्ट होगी, दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट होगी, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और वो सोर्सेस क्या क्या होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, टैक्स अकाउंटिंग होगी, एचआर अकाउंटिंग होगी, एट्सेट्रा। अब हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, कौन कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अब इसमें से हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करना है, और अलग अलग मैनेजरियल टूल्स और टेक्निक की हेल्प से उसे कहाँ पास ऑन करना है, पास ऑन टू द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के पास क्यों पास ऑन कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, डिसीजन लेने के लिए, फॉर टेकिंग डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पार्टीज इंटरेस्टेड इन टू इट। बहुत ईजी है ना, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही है, मैनेजर्स की। अब मैनेजर का क्या काम होता है, डिसीज़न लेना। डिसीज़न किसके लिए लेता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहा है, और साथ में वो इंफॉर्मेशन उन पार्टीज़ के लिए यूज़फुल होती है जो बिज़नेस के साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, एट्सेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन दोनों तरह की हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर दोनों तरह के सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। जितने भी हमने अकाउंट्स पढ़ी हैं आज तक, वो सारे सोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लिया जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से, टैक्स अकाउंटिंग से, एचआर अकाउंटिंग से, और उसमें से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक अलग अलग टूल और टेक्निक्स को यूज़ करके उसे पास ऑन किया जाता है रिज़ल्ट को, ताकि मैनेजर्स डिसीज़न ले सकें, और वो डिसीज़न किसके लिए बेनिफिशियल होंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन पार्टीज़ के लिए जो बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर हुआ मीनिंग? ग्रेट। चलिए अब ये कुछ डेफिनेशन है, आप अपनी जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग कोई दो राइटर्स की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट में है, जो हमने कवर करना है, डैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर या क्या नेचर है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, फ्यूचर ओरिएंटेड। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसे कहाँ पास ऑन कर रहे थे हम, मैनेजमेंट के पास, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है कि फ्यूचर में क्या क्या करना है, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड करती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, उसे यूज़ करती है, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल सिस्टम, और इन टेक्निक्स को यूज़ करके एक रिजल्ट पर पहुंचा जाता है जो कि क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड। उस रिज़ल्ट को यूज़ करके ना कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी वो किसके लिए की जा रही है, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में जो टारगेट रखे हैं वो अचीव किए जा सके। नेक्स्ट इज टैलेंट बेस्ड। टैलेंट बेस्ड का क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, पूरे के पूरे मैनेजमेंट के टैलेंट पर या एबिलिटी पर, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने कोई सेट रूल और प्रोसीजर नहीं होते जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो अलग अलग अकाउंटिंग से ली होती है, उसे एनालाइज करता है और फिर एक डिसीज़न पर पहुंचता है। और वो जो डिसीज़न लेता है ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर, अपनी बुद्धिमानी, विजडम के बेस पर लेता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी टैलेंट बेस्ड है। अगर टैलेंटेड होगा तो ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट होगा, और टैलेंटेड नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हो सकता है मैनेजर जो है वो गलत डिसीजन ले बैठे। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल बिहाइंड डिसीजन। अब ये जो मैनेजर डिसीजन ले रहा है, ये किसके बेस पर ले रहा है, अभी बताया, इंफॉर्मेशन के बेस पर, ठीक है। जो मैनेजर है वो बोलता है, बताता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो कैसे और क्यों हेल्पफुल है डिसीज़न के लिए, और यहाँ पर जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो भी आपस में कोज और इफ़ेक्ट का रिलेशन बताते हैं। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सेल बढ़ी तो सेल बढ़ने का रीज़न, देयर शुड बी द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट की, सेल बढ़ी क्योंकि हमने मार्केट एफर्ट्स तेज किए, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्योंकि सेल इंक्रीज हुई, सेल इंक्रीज हुई क्योंकि मार्केट एफर्ट्स तेज हुए। तो यहाँ एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बन रहा है। तो यही चीज़ है कि कुछ ना कुछ रैशनल होता है। रैशनल मतलब ऐसे ही नहीं कि रेंडमली कुछ भी कर लिया, कोई ना कोई रीज़न होता है और उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो दो तरह की होती है, आपको मालूम ही है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी इकट्ठी की होती है सारी की सारी तो यूज़ नहीं करता, उसमें से उससे सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो पर्टिकुलर उसे प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशन में उसे हेल्प कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एनालाइज करता है, और जो उसमें से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है उसे लेता है, आगे पास ऑन करता है और उसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेता है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स नॉट द एंड। मीन्स का क्या मतलब है, एक रास्ता है किस चीज़ को अचीव करने का, अपने गोल को। ये सिर्फ हमें एक वे बता रहा है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, मैनेजमेंट को सप्लाई किया, जिसके बेस पर मैनेजर क्या ले रहे हैं, टाइमली डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रही है। वो जो इन्फॉर्मेशन आई वो खुद में ही हमारे पास रिजल्ट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक डिसीज़न लेना और उस डिसीज़न के थ्रू अपने गोल को पाना,
ये क्या बता रहा है कि ये एक मीन्स है, इसके ज़रिए हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये खुद एक टारगेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टूल्स एंड टेक्निक। अब देखिए, डाटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। अब उसे छोटा भी तो बनाना है, और उसे छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उस टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, उसको लेकर उसे समराइज़ करेंगे डाटा को, और फिर उसे मैनेजर्स के पास ऑन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो हमें पता है अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है, उस एनालिसिस के बेस पर किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। तो एक तरह से यहाँ पर प्लान किया जाता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, और वो किस लिए किया जाता है, जो हमने गोल डिसाइड किए हुए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे अचीव किया जाए। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अब देखिए, हमने टारगेट भी रख लिया और हम एक्चुअल में करने भी लगते हैं उस काम को। फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, जो डेविएशंस आती हैं उन पर काम करके उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ये आ गया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर, यहाँ क्लियर हुआ, अभी तक हमने 2 टॉपिक इस यूनिट में कवर किए हैं, एक मीनिंग और दूसरा नेचर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी है ना, ये बोलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट एंटिटी इन कंपैरिजन्स टू इट्स शेयर होल्डर्स लाइक ऑनर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं लिए जाते, वो किसके लिए लिए जाते हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिए जाते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है ऑब्जेक्टिविटी ओवर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब हमें पता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बड़ी सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, बड़ी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है, उन्हें ऑब्जेक्टिवली बनाया जाता है। ये नहीं है कि पूरा डिस्क्राइब करके एक चीज़, हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और एक समरी रेडी करते हैं। ठीक है, तो वो समरी मतलब ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उसे छोटा बनाया जाता है, और उसके बेस पर मैनेजर फर्दर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंसी। ये मानकर चला जाता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और मेथड यूज़ किए जाते हैं जो कि सेम रहते हैं एक साल से अगले साल। मतलब जो हम इस साल यूज़ करेंगे वही हम नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करेंगे, वही हमने प्रीवियस ईयर भी यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर परमानेंसी का प्रिंसिपल काम कर रहा है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। इसका क्या मानना है कि जो रूल रेगुलेशन हम एक साल पहले साल यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वही रूल रेगुलेशन हम आने वाले सालों में ही भी यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की साइड। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि कॉस्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, आर बाउंड टू हैपन इन एवरी केस। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में आपको कंपेयर कर दूं कि नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट के बीच क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि लकड़ी जब गीली होती है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे लकड़ी सूखना शुरू करती है तो उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली ऐसे प्रोडक्ट्स जो केमिकली मेड होते हैं, ठीक है, अब केमिकल की नेचर होती है इवेपोरेट होने की। तो ये होता है कि हवा या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट
के साथ आते ही वो कुछ ना कुछ पार्ट उसका इवेपोरेट हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं होता, तो वो क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती है, मतलब मैनेजमेंट अपनी नो हाउ के साथ ऐसे होने वाले खर्चों को रोक सकती है। मतलब ऐसे खर्चे जो मैनेजर्स की लापरवाही की वजह से हों, एम्प्लॉयज़ की लापरवाही से हों और जिन्हें कंट्रोल किया जा सके, ऐसे खर्चों को बोला जाता है एबनॉर्मल कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल पर आते हैं जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी ओवर रिजिडिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो मेथड या सिस्टम यूज़ किया जा रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा ना हो कि अगर ज़रूरत पड़े और हमें चेंज करना पड़े कोई टेक्निक, कोई रूल, तो हम उसे चेंज ना कर सकें। मतलब ऐसे रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने चाहिए जिन्हें हम सरकमस्टांसेस के साथ चेंज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक एक्सटेंट तक ही हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक है, एक बार अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन को यूज़ करने के बाद अगर लॉस देना शुरू कर दे या फिर अनप्रॉफिटेबल बन जाए, तो उन रूल रेगुलेशन को हमें छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मेजर प्रिंसिपल होता है जहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स की उसे कंपेयर किया जाता है टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है ना किसी भी इंडिविजुअल की, डिपार्टमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसे कंपेयर किया जाएगा टारगेट परफॉर्मेंस के साथ। अगर नेगेटिव डेविएशंस आती हैं तो उन्हें देखकर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, और अगर नहीं आती हैं तो कोई किसी एक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है फॉरवर्ड लुकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग। आज के डेट में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे एनालाइज करने के बाद उसके बेस पर हम क्या ले सकते हैं, आगे के लिए डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। इसके ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है ये इंश्योर करना कि जो कम से कम अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमारी फर्म के पास, उन्हें बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके और वेस्टेज और लीकेज से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, और इंटरप्रेट करने के बाद मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसका क्या है होता है रिज़ल्ट कि ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो और साथ में कम से कम खर्च आए। ये ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कॉस्ट। ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये बताता है, वही हमारा एक पहले भी आ चुका है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडियंस। ये प्रिंसिपल बोलता है, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, जहाँ पर हर फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को दिखाया जाता है, शुड बी ट्रीटेड एज लॉसेस। उन्हें लॉसेस मानकर ही हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं, जबकि जो फ्यूचर पॉसिबल गेन्स होंगे या प्रॉफिट होंगे उन्हें अभी कहीं नहीं शो किया जाता, उन्हें कंसीडर ही नहीं करते। ये जो प्रिंसिपल है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मोर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने लॉसेस होंगे या फ्यूचर लॉसेस जो लगता है कि हो जाएंगे, उन्हें अभी से हम देखेंगे, लेकिन हम फ्यूचर गेन को कंसीडर करके नहीं चलते। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आगे टॉपिक पर बढ़े।
नेक्स्ट टॉपिक इज, आज बस टेक्निक्स कर लेते हैं, फिर फर्स्ट यूनिट के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स और टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पर जो आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उन्हें कहाँ किस में कन्वर्ट किया जाता है? परसेंटेज में। क्यों कन्वर्ट किया जा सकता है? कॉमन बेस बनाने के लिए, जो कि क्या होता है 100। एक बार परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया एक इंडिविजुअल आइटम को, तो इंडिविजुअल आइटम्स जो होंगी उन्हें डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में दी गई है 1 लाख की, और टोटल एसेट कितनी है? 10 लाख की। मतलब उस 10 लाख में से 1 लाख की मशीन है। तो मशीन को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो टोटल एसेट का 10% किसने लिया हुआ है? मशीन। तो इस तरीके से जो अलग अलग आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसे कंपेयर किया जा सकता है एक साल की दूसरे साल के साथ, दूसरे साल की तीसरे साल के साथ। इसे कॉमन साइज, मतलब कॉमन साइज सेम बना लिया जाता है। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों यूज़ की जाती हैं? क्योंकि देखिए अलग अलग साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी हो जाएगा सेम बेस बनाना। दूसरा हमारी जो टेक्निक है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाई जाती है, ये देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया है, कितनी आइटम्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, वो भी हम परसेंटेज की टर्म में दिखाते हैं कि एसेट इतनी परसेंटेज इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इतने परसेंट डिक्रीज हो गई। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है एक फॉर्म की, और साथ में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है सिस्टेमेटिकली विद द हेल्प ऑफ रेशियो, जिसे हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर हम अलग अलग रेशियोज की बात करते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आती हैं, जो कि क्या करती हैं? फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं फॉर्म की, जैसे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके अलावा टर्नओवर रेशियोज आती हैं, एक्टिविटी रेशियोज आती हैं। तो हर रेशियो का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? मतलब ट्रेंड क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला। जनरली ट्रेंड को देखकर हम, मतलब ट्रेंड क्या हो गया, पास्ट में मान लो 5-6 सालों का आपने एनालाइज कर लिया। जैसे सेल का एग्जांपल लेते हैं कि पिछले 5-6 सालों में आपकी कंपनी की सेल बढ़ रही है, सेम रह रही है, या फिर कम हो रही है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल रहे हो? ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड इंक्रीज भी हो सकते हैं, वही जो मैंने अभी बताया, डिक्रीज भी हो सकते हैं, कांस्टेंट और फ्लक्चुएट, की कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। तो जो ट्रेंड है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या की जाती है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है। क्या देखने के लिए? कंपनी की कैश की पोजीशन। ठीक है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या था कैश, और एंड ऑफ द ईयर क्या क्या है। मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताती है। नेक्स्ट टेक्निक इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाई जाती है, पर यहाँ पर क्या देखा जाता है? दो बैलेंस शीट डेट के बीच में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया। ये बेटर मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया, और साथ में फंड्स के क्या क्या यूजेस हुए, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ से फंड आया है, कहाँ फंड यूज़ हुआ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में होती है। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारी दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हो गया? यहाँ पर ये जो है कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है, जहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? बेंचमार्क। ठीक है, वो सेट किया जाएगा। फिर जो एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, हमें पता है 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है, देन वही स्टेप एक्चुअल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, जो डेविएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, उन्हें नोट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा वो जो डेविएशंस हैं वो फेवरेबल हैं, एडवर्ड्स हैं या क्या हैं। अगर लगता है फेवरेबल हैं, मतलब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आई है, तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आ गई तो फिर रिमेडियल एक्शंस लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज़ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल भी एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करने को लेकर। यहाँ पर अलग अलग बजट की हेल्प से देखा जाता है कि डिपार्टमेंटल कॉस्ट क्या आ रही है, वही कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, एक्चुअल को देखा जाता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, देन फेवरेबल या अनफेवरेबल के बारे में देखा जाता है और उसके बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग भी कॉस्ट कंट्रोलिंग की ही एक टेक्निक है विच टेक्स इनटू अकाउंट वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हाइल टेकिंग डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट। फिक्स कॉस्ट को नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट माना जाता है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है with the help of the same by dividing fixed cost with contribution per unit और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट सेल का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। जो हमारा लास्ट टेक्निक है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करने के बाद डेविएशन देखकर जहाँ लगता है कि कुछ डेविएशन है का वो भी अनफेवरेबल डेविएशन है, वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये था हमारा टेक्निक्स। देखिए आज की क्लास में हमने ये 3 टॉपिक कवर किए, जहाँ हमने कवर किया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद हमने कवर किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बचे हुए टॉपिक फर्स्ट यूनिट के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की वेट कीजिए। जल्दी हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर इस टॉपिक में भी कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।